बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने साइकोलॉजी बिहेवियरल साइकोलॉजी स्टार्ट की है, उसमें हमने पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड की है ऑलरेडी, वो आप लोगों ने देखी होगी। आज हम पढ़ते हैं बिहेवियरल साइकोलॉजी। वो हमने साइकोलॉजी की सब कुछ पढ़ा था, लेकिन आज हम बिहेवियरल साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तो बिहेवियरल साइकोलॉजी का स्पेशल डिफिनीशन क्या है, तो इसका डिफिनीशन क्या है ऑलरेडी हमने पढ़ा कि माइंड एंड बिहेवियर की जो स्टडी है उसको हम साइकोलॉजी कहते हैं। इसके बीच में जो कनेक्शन ठीक है, माइंड एंड बिहेवियर के बीच में क्या है, कनेक्शन है। तो उसकी जो स्टडी है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बिहेवियरल साइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, उसका दूसरा नाम क्या है, उसको बिहेवियरिज्म भी कहते हैं। बिहेवियरिज्म, what is behaviorism? The connection between minds and behavior is called behaviorism। तो फिर सबसे पहले हमारे लिए ये भी जानना चाहिए कि बिहेवियर क्या है, हमारे पास क्या है, बिहेवियर क्या है। ये ऑलरेडी हमने पहले पढ़ा है, लेकिन मैं यहाँ एक थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ कि हमारे पास बिहेवियर क्या है। जो हमें दिखाई कोई चीज़ दे रहा है, ऑब्जर्वेबल चीज़ें होती है, उसको ओवर्ट चीज़ भी कहते हैं, उसको अनहाइडन या ऑब्जर्वेबल, उसको मैनिफेस्ट भी कहते हैं, ओबवेज भी कहते हैं। ये भी डिफरेंट टर्म है। जो चीज़ें हम देखते हैं उसको क्या कहते हैं, बिहेवियर। लेट सपोज मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ, वॉकिंग, कोई बंदा चलता है तो ये हमें दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है, बिहेवियर है। इसी तरह टॉकिंग, कोई बंदा है वो बात करता है तो टॉकिंग भी बिहेवियर है। इसी तरह हमारे पास फिजिकल मूवमेंट, कोई बंदा फिजिकली क्या करता है, इधर उधर चलता है, फिरता है, तो ये क्या है, उसका बिहेवियर है, उसको कहते हैं बिहेवियर। ठीक है, मेंटल प्रोसेस क्या है, हमारे पास जो थिंकिंग है, क्या है, थिंकिंग, तो ये हमारे पास क्या है, मेंटल प्रोसेस। तो ये फिर उन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है उसको कहते हैं बिहेवियर साइकोलॉजी। ठीक है, तो साइंटिस्ट जो इसको डिस्कवर करते हैं इसके बीच में पैटर्न क्या है, उसमें क्या इन्वॉल्व है। ठीक है, तो इसके लिए डिफरेंट जो है फार्मूलाज उन्होंने अप्लाई किए हैं। उसमें बायोलॉजिकल अप्रोच, साइकोडायनामिक अप्रोच है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है, डिफरेंट अप्रोच है, वो हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो अप्रोच है उसको कहते हैं बायोलॉजिकल अप्रोच। क्या कहते हैं उसको कहते हैं बायोलॉजिकल अप्रोच। तो इस नाम से आप लोगों को पता चलेगा कि बायोलॉजिकल की मतलब है कि उसमें बायोलॉजिकली कोई चीज़ इन्वॉल्व होंगी। तो बायोलॉजिकली कौन सी चीज़ इन्वॉल्व होंगी, तो मैं इसके आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, उसमें बायोकेमिकल प्रोसेस होती है। उसका मतलब ये है कि उसमें क्या होती है, बायोकेमिकल प्रोसेस होती हैं। तो फिर माइंड से ये हमें कुछ जो बिहेवियर करते हैं उसमें बायोकेमिकल प्रोसेस होती है। और बायोकेमिकल प्रोसेस हमारे पास क्या होती है, स्पेशली आप लोग अगर बात करें तो वो कहते हैं कि उसमें क्या इन्वॉल्व है, जेनेटिक्स इन्वॉल्व है। उसमें दूसरी जो चीज़ इन्वॉल्व है ब्रेन की, अगर आप लोग देखेंगे तो ब्रेन की जो केमिस्ट्री है, ब्रेन केमिस्ट्री, वो भी उसमें इन्वॉल्व है। ये सब बायोलॉजिकली चीज़ है। इसी तरह आप लोग अगर देखें हार्मोन भी क्या है, बायोलॉजिकल चीज़ें है। तो उसका मतलब ये है कि ब्रेन केमिस्ट्री, हार्मोन, जीनेटिक्स वगैरह उन सब चीज़ों में चेंज आती है और उस माइंड पे इफेक्ट करते हैं और फिर उससे बिहेवियर पे असर पड़ता है। तो ये हमारे पास क्या है, बिहेवियर अप्रोच है। इसी तरह अगर आप देखेंगे फिज़िकल भी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व है। फिज़िकल का मतलब ये है कि लेट सपोज अगर कोई बंदा है और उसकी ब्रेन की सर्जरी ऑफ ब्रेन हो गई, तो उसके बिहेवियर में ऑटोमेटिकली क्या होंगी, चेंजेस आएंगी। उसका मतलब ये है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, बायोलॉजिकल अप्रोच है। इसी के तरह इम्पोर्टेंट भी चीज़ है और उसको कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर। वो कहते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर भी उसमें उसकी बहुत बड़ी किरदार है। लेट सपोज मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ, एसिटाइलकोलिन। तो एसिटाइलकोलिन ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है। तो ये हमारे पास लर्निंग है या इसी तरह मेमोरी है, मसल कंट्रोल, ये भी हमारे पास क्या है, एक बिहेवियर है ना। तो ये क्या है, ये हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन कंट्रोल करता है। इसी तरह अगर डोपामीन की तरफ आ जाए, क्या है, डोपामीन, ये भी हमारे पास मोटर एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। इसी तरह कोऑर्डिनेशन में ये बहुत बड़ी किरदार अदा करते हैं। ठीक है, और इमोशन हो गया, मेमोरी हो गया वगैरह। ठीक है, इसी तरह एक और न्यूरोट्रांसमीटर एपिनेफ्रिन, क्या है, एपिनेफ्रिन अगर हम बात करें तो स्ट्रेस में ये रिलीज़ होता है। ठीक है, तो ये भी बिहेवियर से भी इन्वॉल्व है, इमोशन। इसके अलावा
गाबा का फुल फॉर्म है गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड। तो जब एंजाइटी होती है किसी बंदे को तो ये फिर गाबा रिलीज़ होते हैं, गाबा उसमें किरदार अदा करते हैं, एरोजल हो गया, लर्निंग वगैरह उसमें। इसी तरह सेरोटोनिन है, ये स्लिप में बड़ी किरदार अदा करते हैं। सेरोटोनिन कौन सी चीज़ स्लिप में, स्लीपिंग, इसमें किरदार अदा करता है। ग्लूटामेट है तो ये हमारे पास मूड में बहुत बड़ा किरदार अदा करता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट हार्मोन है और ये बहुत ये डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर है। जब ये न्यूरोट्रांसमीटर में चेंज आता है तो हमारे पास ब्रेन में चेंज आते हैं, माइंड में चेंज आती है, और जब माइंड में चेंज आ जाता है तो हमारे पास जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल अप्रोच। तो ये थी हमारे पास बायोलॉजिकल अप्रोच। फिर इसके बाद हम आते हैं एक और अप्रोच की तरफ, उसको कहते हैं साइकोडायनामिक अप्रोच। कौन सी? साइकोडायनामिक अप्रोच। और ये साइकोडायनामिक अप्रोच जो है ये एक साइंटिस्ट या मतलब ये है कि साइकोलॉजी में उसका बड़ा किरदार है, वो है सिगमंड फ्रॉइड। क्या है? सिगमंड फ्रॉइड। ये विनाई एक जगह था, उसका रहने वाला था, ठीक है। और ये 1900 में उन्होंने ये चीज़ जो है पेश की है, 1900 में उनको थ्योरी साइकोडायनामिक अप्रोच। और उसका मतलब ये है कि हमारे पास इनर फोर्सेस होती हैं। क्या होती है? इनर फोर्सेस, इनर फोर्सेस। और ये इनर फोर्सेस हमारे पास अनकॉन्शियस होती है और ये हमारे पास लीड करता है कौन सी चीज़? बिहेवियर। हमारे बिहेवियर से काम है ना, तो उसका मतलब है कि इनर जो फोर्सेस है ये इससे हमारे पास क्या बनता है? बिहेवियर बनती है। और उन्होंने 3 चीज़ें उसमें एक्सप्लेन की है। 3 चीज़ें उसको कहती है ईड, ईगो और सुपर ईगो। एक है ईड, दूसरा है ईगो और तीसरा है सुपर ईगो। ये 3 चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेन की है। ये 3 चीज़ें उन्होंने कैसे एक्सप्लेन की है? ईड का मतलब ये है ज़िद होना, ज़िद होना, ज़िद होना। मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ कि इंस्टेंटली एक चीज़ कोई बंदा करता है, इंस्टेंटली बिहेवियर शो करता है, तो ये उसकी क्या है? एड है। और ये इनर फोर्सेस, इससे एक्सटर्नल बिहेवियर बनता है, ठीक है। लेट सपोज मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ, एक छोटा सा बच्चा है और वो बाजार गया, फिर वो ज़िद हो गया कि एक किनौला उन्होंने देखा, एक गाड़ी देखी है उन्होंने, छोटा सा गाड़ी देखी किनौला, और वो अपनी माँ और बाप को कहते हैं कि बस अभी मुझे ये ले लो। वो ये नहीं देखेगा कि पैसे कहाँ से आएंगे, वो बाज़ार में लोगों को नहीं देखेगा कि ये लोग क्या कहेंगे, उसको कोई परवाह नहीं है। तो उसको कहते हैं एड, ज़िद होना। और इंस्टेंटली जब कोई बंदा कोई चीज़ लेता है तो उसको कहते हैं एड। और ये इनर फोर्सेस है और इससे ये एक्सटर्नल बिहेवियर बनता है। फिर आता है ईगो की तरफ। ईगो में क्या करता है? वो भी चीज़ ही लेता है लेकिन बट सी रियलिटी, उसमें रियलिटी की तरफ देखती है, बट सी रियलिटी। वो देखता है कि हाँ ये चीज़ तो मुझे चाहिए लेकिन ये पैसे है कि नहीं। लेट सपोज अगर कोई बंदा है और उसको लैपटॉप चाहिए, क्या? लैपटॉप चाहिए। अब उसके साथ पैसे नहीं है तो ये रियलिटी देखते हैं कि हाँ लैपटॉप की ज़रूरत है, लेकिन रियलिटी ये है कि हमारे पास पैसे नहीं है। तो ये उसकी क्या है? ईगो है। लैपटॉप उसको फिर भी चाहिए, ठीक है। और फिर है सुपर ईगो। सुपर ईगो में वो मोरल वैल्यूज़ देखते हैं। मोरल वैल्यूज़ ये है कि आपकी जो मुआशरा है वो अब मुआशरे की तरफ आता है, ठीक है। अब उसके साथ पैसे भी है और सब कुछ है और ले सकता है फिर भी, लेकिन वो मुआशरे की तरफ देखते हैं कि लेट सपोज़ मैं अगर कोई लैपटॉप ख़रीदूँ तो मुआशरे में लोग क्या कहेंगे कि यार ये उन्होंने क्या किया, ये क्या किया, इसकी तरफ आती है। तो ये है हमारे पास सुपर ईगो। तो उन्होंने कहा कि ये जो इनर फोर्सेस है वो उससे बनता है बिहेवियर, और ये इनर फोर्सेस हमारे पास अनकॉन्शियसली होती है, ठीक है। उन्होंने एक और चीज़ की एक्सप्लेन की कि उन्होंने कहा इनर टेंशन। क्या है इनर टेंशन? इनर टेंशन एक लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया। और इनर टेंशन ये है कि लेट सपोज़ हमारे पास लेट सपोज़ कोई बंदे है और उसको बहुत ज़्यादा हंगर है या उसको बहुत ज़्यादा सेक्स की ज़रूरत है, तो इसकी क्या है? इंस्टिंक्ट्स है। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इंस्टिंक्ट। तो उसके लिए ये क्या करेगा? उसके लिए ये करेगा एक्शन। क्या करेगा? एक्शन। खाना खाएगा या सेक्स करेगा वगैरह। तो ये इनर टेंशन ये है, या हमारे पास जो इंस्टिंक्ट है उसके फुलफिलमेंट
उसकी फुलफिलमेंट के लिए क्या करेंगे, फुलफिलमेंट ये कि ये चीज़ें क्या करना है, पुल करना है, ये जो हंगर है, सिक्स है वगैरह सब कुछ, तो उसके लिए ये क्या करेगा, एक्शन करेगा। और ये जो एक्शन है ये उसकी क्या है, बिहेवियर है। उन्होंने इसी तरीके से ये एक्सप्लेन किया। तो हमारे पास क्या है, एनर जो है टेंशन है उसकी फुलफिलमेंट के लिए ये क्या करेगा, एक्शन करेगा। और ये एनर जो है ये अनकॉन्शियस है और जो एक्शन है ये पर कॉन्शियसली वो करते हैं, उसको इसकी बिहेवियर है। तो ये थ्योरी है साइकोडायनामिक अप्रोच। अब हम पढ़ते हैं बिहेवियरिस्ट और बिहेवियरल अप्रोच। तो बिहेवियरिस्ट और या बिहेवियरल अप्रोच का मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि हमारे पास जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से कोई बंदा बिहेवियर शो करता है, उसका मतलब ये है कि उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे असर है लेकिन इंटरनल एनवायरनमेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं एग्जांपल देता हूँ, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कोई चीज़ आएगा उसको कहते हैं स्टिमुलाई, ठीक है। लेट्स सपोज़ उसमें बाहर के एनवायरनमेंट से मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत है, मौसम बहुत ज़्यादा क्या हुआ, सर्द हुआ, क्या हुआ, बहुत ज़्यादा सर्द हुआ, तो मैं क्या करूँगा, मैं स्वेटर पहनूँगा, ठीक है, स्वेटर या वगैरह जो है ये चीज़ें मैं पहनूँगा। तो ये मेरा बिहेवियर है, लेकिन कौन सी चीज़ की वजह से है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से है, तो उसको कहती है बिहेवियरल अप्रोच। और इसके लिए उन्होंने एक थ्योरी पेश की है। सबसे पहले जो थ्योरी थी उन्होंने वो है द लॉ ऑफ इफेक्ट। क्या है, द लॉ ऑफ इफेक्ट। द लॉ ऑफ इफेक्ट का मतलब ये है कि अगर कोई बंदा कोई काम करता है, ठीक है, और उसको सेटिस्फैक्टेड मतलब अच्छी रिज़ल्ट मिलता है, लाइक करता है वो चीज़, मतलब लाइकली रिज़ल्ट मिलता है, तो वो बार बार कोई काम करेगा। लेट सपोज़ मैं एक काम करता हूँ और उसमें मुझे खुशी मिलता है और वो काम मेरे लिए अच्छे है, तो वो मैं बार बार करूँगा। अगर इसी तरह कोई काम है वो मैं करूँगा और नुकसानदेह है मेरे लिए और वो मैं लायक नहीं करता, तो फिर मैं वो काम मैं दोबारा नहीं करूँगा। तो यह है लॉ ऑफ इफेक्ट। इफेक्ट की मतलब है असर, इफेक्ट का मतलब है कि असर, इसकी चीज़ की असर कैसा है। अगर असर अच्छा है तो मैं ये बार बार ये बिहेवियर अपनाऊँगा, ये बिहेवियर करूँगा। अगर अच्छा नहीं है तो ये बिहेवियर मैं दोबारा नहीं करूँगा। इसलिए एक थ्योरी थी साइकोलॉजी में उन्होंने पेश की थी कि एक रेड थी, माउस या जो उसको हम कहते हैं चूहा, वो उसको एक बिहेवियर उन्होंने अपनाई थी। वो बिहेवियर ही थी, वो एक चीज़ थी, वो लीवर उसको कहते हैं। उन्होंने जब मतलब कि उस पर फोर्स अप्लाई करती थी उसको पूड आता था, तो ये बिहेवियर उसका पॉजिटिव बिहेवियर था। उसका मतलब ये कि ये बिहेवियर उसको पसंद था कि मैं ये काम करता हूँ तो मुझे फूड मिलता है, तो वो बार बार ये काम करेगा क्योंकि उसको बार बार फूड मिलेगा। इसी तरह अगर ये नेगेटिव इफेक्ट है, उसका मतलब ये कि एक काम वो करता है और उससे उसको नुकसान मिलता है, तो फिर कभी वो ये काम नहीं करेगा, तो उसको कहते हैं द लॉ ऑफ इफेक्ट। इसी तरह उन्होंने एक और थ्योरी पेश की है और उसको कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। क्या है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी क्या है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ये है कि ये कंडीशन पे डिपेंड करता है। कैसी कंडीशन पे डिपेंड करता है, उसके लिए एक साइंटिस्ट थी, उसका नाम था फेवालो। क्या है, फेवालो। फेवालो ने एक डॉग थी उस पर एक्सपेरिमेंट की और उन्होंने एक्सपेरिमेंट ये की कि सबसे पहले उसके कंडीशन लगाई। कंडीशन ये लगाई कि उन्होंने एक रिंग थी या बिल हम उसको कहेंगे, उन्होंने उसको दबाया। जब उन्होंने उसको दबाया तो उसको फूड मिला, ठीक है। बार बार जब वो रिंग दबा रही थी, रिंग पहले मतलब है कि दबा रही थी, तो फिर उस जो डॉग थे उसको फूड दे रही थी। फिर ऐसा वक्त आ गया कि उन्होंने जो है रिंग जो है वो स्टॉप किया। जब उन्होंने रिंग स्टॉप किया और उसको फूड नहीं दी, फिर भी जब उसकी जो सलाइवा देखेंगे तो उसमें सलाइवरी सिक्रीशन हुई, तो उसका मतलब ये है कि बिल पे उसका जो सलाइवा सिक्रीशन है वो स्टॉप होती है, तो ये कंडीशन पे स्टार्ट होती है, मतलब ये कि बिल पे स्टार्ट होती है, ठीक है। तो उसको कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। अब हम पढ़ते हैं ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो है ये बहुत ईजी है। ईजी ये इसलिए है कि उसमें कहते हैं कि इंसान को अपने आप पर ताकत है अब, और जो वो करना चाहता है तो वो कर सकता है। उसका मेन मकसद ये है, उसका मतलब है कंट्रोल ऑफ देयर लाइफ, ह्यूमन आर कंट्रोल ऑफ देयर लाइफ्स, ठीक है।
उसका जो लाइफ उस पर उसकी कंट्रोल है, जो वो बिहेवियर करना चाहता है तो वो कर सकता है। और उसका मतलब है कि वॉलंटरी ये कि मेरा ये काम करना मैं चाहता हूँ तो ये वॉलंटरी होता है, वॉलंटरी एक्शन, ठीक है। और दूसरा उन्होंने कहा कि नॉट अनकॉन्शियस, जो उन्होंने सिगमंड फ्रॉइड की साइकोडायनामिक अप्रोच थी को गलत साबित किया, अनकॉन्शियस नहीं है, ठीक है। उन्होंने अनकॉन्शियसनेस उन्होंने ख़त्म किया, उन्होंने कहा ये कॉन्शियसली वॉलंटरी, जब मैं चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ, ये थी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। और इंसान जो है ये उसका एबिलिटी है कि वो डिसीजन करता है अपनी लाइफ के लिए, डिसीजन अबाउट दियर लाइफ, इस पर ये क्या है, फ्री है, डिसीजन अबाउट दियर लाइफ। तो ये क्या है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है, या प्री वेल व्यूज़ को कहते हैं कि इंसान क्या है, बिल्कुल फ्री है और बिल्कुल अच्छी तरीके से कर सकता है। तो ये थी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। इसके बाद आता है एक इम्पोर्टेंट थिंग, उसको कहते हैं कॉग्निटिव अप्रोच। कॉग्निटिव अप्रोच कहते हैं वो अप्रोच जिसमें क्या यूज़ होती है, उसमें यूज़ होती है माइंड। कौन सी चीज़ होती है उसमें, माइंड। इसमें कोई बंदा जो है उसमें क्या करते हैं, थिंकिंग करते हैं, इसके अलावा थिंकिंग होती है, और फिर उसकी थिंकिंग पे क्या होती है, रिस्पांस होती है किसी चीज़ की तरफ, और वो बिहेवियर शो करता है। ये रिस्पांस क्या है, असल में बिहेवियर है। मैं लेट सपोज आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ, अगर कोई बंदा आ गया, ठीक है, और उन्होंने आपको गाली दी, फिर आप क्या करेंगे, आप थिंकिंग करेंगे, क्या करेंगे, थिंकिंग करेंगे, सोचेंगे कि यार उन्होंने ये गाली, अभी मुझे क्या करना है, मुझे उसे मारना है या मुझे बाहर से दोबारा जो है गाली देना है, या उसको मुआफ़ करना है बिल्कुल, या खामोश हो जाना है, ठीक है। तो ये क्या होगी, मेरा रिस्पांस होगी। तो क्या होगी, उन्होंने कहा कि थिंकिंग होगी या कॉग्निटिव, मेरा माइंड यूज़ होगा, और फिर उसकी बनिस्बत ये मेरा रिस्पांस होगा, और ये रिस्पांस मेरा क्या है, बिहेवियर है। लेट सपोज मैं उसको फिर मारता हूँ, जब मैं उसको मारता हूँ तो ये मेरा बिहेवियर है, और ये उसको कहती है कॉग्निटिव अप्रोच। और कॉग्निटिव अप्रोच में हमारे पास कौन सी चीज़ें आती है, उसमें परसेप्शन आती है कि परसेप्शन क्या है, ये ऑलरेडी हम पढ़ेंगे आगे। मेमोरी क्या है, मेमोरी ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि क्या है, और उसमें थिंकिंग होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, ठीक है, इमेजिनेशन है, या इसके अलावा लैंग्वेज है वगैरह। तो ये सब क्या है, कॉग्निटिव अप्रोच है। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसको कहते हैं इवोल्यूशनरी अप्रोच, ठीक है। और इवोल्यूशनरी अप्रोच उसको कहते हैं कि हमारे पास एनवायरनमेंट में चेंजेस आता है, क्या आता है, चेंजेस। या लेट सपोज़ मैं आपको कहूँगा एनवायरमेंटल प्रेशर होती है, क्या होती है, एनवायरमेंटल प्रेशर। एनवायरमेंटल प्रेशर की मैं एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। आजकल लेट सपोज़ क्या है, हमारे पास सर्दी आ गया, क्या है, सर्दी है, या हमारे पास गर्मी है, तो इसके मुताबिक आप क्या करेंगे, बिहेवियर शो करेंगे ना। अगर सर्दी है तो आप बिहेवियर ये शो करेंगे कि आपकी शिवरिंग थर्मोजेनेसिस स्टार्ट होगी, कि ताकि हीट प्रोड्यूस होगी, और ये हमारे पास क्या है, ये है इवोल्यूशनरी अप्रोच। क्या आप एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो उसको कहते हैं इवोल्यूशनरी अप्रोच। और स्पेशली एनवायरमेंटल प्रेशर और इसके साथ साथ इवोल्यूशन पे डिपेंड करता है, इवोल्यूशन या एनवायरमेंटल अप्रोच, ये दो चीज़ इन्वॉल्व है। और बार बार एमसीक्यूज़ में आते हैं कि उसके इन्फ्लुएंस किसके इन्फ्लुएंस है उस पर। तो ये बात याद रखिए कि डार्विन की उसकी पे इन्फ्लुएंस है, उसकी एक थ्योरी है नेचुरल सिलेक्शन। स्पेशली वो कहते हैं, नेचुरल सिलेक्शन ये कहती है कि आपको जब किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो इसकी तरह आप अपने आप से वो चीज़ बनाती है, ठीक है। तो ये है नेचुरल सिलेक्शन। तो ये ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थी, इवोल्यूशनरी अप्रोच। एंड इन लास्ट वन हमारे पास है सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव। सोशियो कल्चरल असल में दो चीज़ों से निकला है, एक है सोसाइटी, क्या है, सोसाइटी, और दूसरा है कल्चर, क्या है, दूसरा हमारे पास क्या है, कल्चर। तो ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल इन कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर।
आपकी जो सोसाइटी की जो चीज़ें हैं वो आप पे क्या होंगी, इन्फ्लुएंस होंगी। लेट सपोज़ मैं अगर बाज़ार में रहता हो तो इस बाज़ार की जो सोसाइटी है वो मेरे बिहेवियर पे उसके असर होंगी और मेरा बिहेवियर जो है वो चेंज होगी। इसी तरह अगर हमारी कल्चर इस्लामिक कल्चर है तो मेरी सब कुछ चीज़ें क्या होंगी, इस्लामिक होगी। अगर नॉन मुस्लिम कोई बंदा है तो इसका कल्चर में ज़्यादा चीज़ें क्या होंगी, नॉन मुस्लिम होंगी। तो उसका मतलब ये है कि उसमें दो चीज़ों के इन्वॉल्व होंगी, एक सोसाइटी और दूसरी कल्चर की, और ये दो चीज़ें इन्वॉल्व होती है वो बनाती है आपकी क्या, बिहेवियर बनाती है। ठीक है, तो ये थी डिफरेंट थ्योरी और वो कहते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इवोल्यूशनरी हमारे पास जो चेंजेस के साथ हमारे बिहेवियर चेंज होती है, तो ये वगैरह इवोल्यूशनरी अप्रोच। सोशियो कल्चर, तो उसमें हमारे पास सोसाइटी इन्वॉल्व होती है और इसके साथ साथ कल्चर इन्वॉल्व होती है। इसी तरह हमने पढ़ा कॉग्निटिव अप्रोच, तो इसमें हमारे पास जो थिंकिंग थे, हम जो कुछ थिंकिंग करते हैं फिर इससे हमारे साथ क्या होती है, बिहेवियर बन जाती है। इसी तरह हमारे पास ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है। ह्यूमनिस्टिक मतलब कि ह्यूमन से निकला है, तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच हमारे पास वॉलंटरी एक्शन है और अनकॉन्शियस नहीं है। ठीक है, ये वो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच थी। इसके तरह हमारे पास बिहेवियरिस्ट अप्रोच, बिहेवियरिस्ट या बिहेवियरल अप्रोच वो अप्रोच थी जब हम हमारे पास जो स्टिमुलस है उसकी तरफ जो हम चीज़ें करते हैं ये हमारे पास भी अनकॉन्शियस है। लॉ इन इफेक्ट उसमें होती है कि हमारे पास जो कुछ चीज़ें होती है इसके लिए जो हम अफेक्ट करते हैं। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी हमने पढ़ा। इसके साथ साइकोडायनेमिक अप्रोच, इसमें हमने एड ईगो सुपर ईगो एक्सप्लेन किया। हमने एक्सप्लेन किया कि इंटरनल टेंशन है उसके रिलीज़ के लिए हम क्या करते हैं, बिहेवियर जो है वो चूज़ करते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट हमारे पास क्या आती थ्योरीज है। तो ये ऑलरेडी हमने पढ़ा और इसके साथ हमारा जो पहला यूनिट है वो कंप्लीट हो गया। थैंक यू, अस्सलाम। हमारे चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें और थ्योरी को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, अस्सलाम।